बच्चों हम हमारे 4th चैप्टर तक पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म का सिद्धांत समाप्त कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे 5th चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है बाजार संतुलन अर्थात मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस प्रकार से मांग और पूर्ति की शक्तियां मिलकर बाजार में संतुलन निर्धारित करती है, किस प्रकार से संतुलित कीमत निर्धारित होती है और संतुलित मात्रा निर्धारित होती है। हमने मांग के बारे में अच्छे से पढ़ा, हमने पूर्ति के बारे में अच्छे से पढ़ा। मांग के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था और पूर्ति के बारे में हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था। तो यदि आपने चैप्टर 2 और चैप्टर 4 अच्छे से पढ़ा है तो ही आपको बाजार संतुलन समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना लेसन बाजार संतुलन। ठीक है बच्चों, बाजार संतुलन जिसे कि हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो आखिर होता क्या है? तो आपने भी सुना होगा संतुलन, तुलन, समान तुलन, अर्थात कि जो समान मात्रा में रहे, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों क्या हो, बराबर हो जाएं। अर्थात आप भी जानते हैं कि क्या होता है, एक क्रेता होता है, वो क्या करता है, किसी वस्तु की मांग करता है और वो कम से कम कीमत देना चाहता है। जो विक्रेता है वो क्या करता है, किसी वस्तु की पूर्ति करता है और वो अधिक से अधिक कीमत लेना चाहता है। तो इस प्रकार से क्रेता और विक्रेता दोनों के बीच में क्या चलती है, प्रतिस्पर्धा चलती है। तो उन दोनों की जो प्रतिस्पर्धा है उससे कीमत का निर्धारित होना तो जरूरी है। कीमत निर्धारित होगी तो ही तो वस्तु की मात्रा निर्धारित होगी। तो बाजार संतुलन हमें यही दर्शाता है कि किस प्रकार से वस्तु की कीमत निर्धारित होती है और तत्पश्चात वस्तु की मात्रा निर्धारित होती है। तो संतुलन, जिसको कि इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, वो शब्द है यहाँ से लैटिन भाषा के शब्द एक्विलिब्रियम से लिया गया है। साम्य का आशय, संतुलन का आशय, मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम जो शब्द है, साम्य अर्थात संतुलन, अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो कि लैटिन भाषा के शब्द एक्विलिब्रियम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान तुलन। जैसे कि तराजू होता है जिसमें क्या होता है, समान तुलन होता है। तो यहाँ पर तराजू के दोनों पार्ट्स में हम रख देते हैं मांग और पूर्ति। जहाँ मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं वो हो जाता है बाजार संतुलन। यहाँ बाजार की बात हो रही है, इसीलिए मांग और पूर्ति को हम बराबर कर रहे हैं। अन्यथा जो संतुलन है उसका अर्थ होता है कि दोनों चीजें बराबर हो जाए, सब चीज संतुलित हो। ठीक है, साम्य का तात्पर्य है जड़ता नहीं बल्कि गति में क्या है, अपरिवर्तनशीलता। जड़ता का अर्थ है कि अपनी जगह से हिलना नहीं, जबकि जो गति में अपरिवर्तनशीलता का अर्थ है कि कहीं पर भी घूमे लेकिन कहाँ पर, वहीं पर आके क्या हो जाए, स्थिर हो जाए। जैसा कि हम क्या देखते हैं, जो घंटी होती है वो क्या होती है, पहले इधर जाती है फिर इधर जाती है, लेकिन क्या फिर से अपना स्थान ले लेती है। तो इसी प्रकार से कीमत क्या होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, लेकिन बाद में वहीं पर अपनी जगह पर स्थिर हो जाती है। इसे ही हम संतुलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बाजार संतुलन, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। बाजार संतुलन अर्थात बाजार की वह स्थिति जहां बाजार में बाजार मांग और बाजार पूर्ति क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। हमने बाजार मांग के बारे में पढ़ा था ना कि बाजार मांग क्या होती है, कि जो विभिन्न क्रेताओं के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो मांगी गई मात्रा है उसका जो योग होता है वो क्या होती है, बाजार मांग होती है। और जो बाजार पूर्ति, जो कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, उसमें भी हमने जाना था कि जो विभिन्न फर्में होती हैं उनके द्वारा विभिन्न कीमतों पर जो पूर्ति की जाती है उसका योग क्या होती है, बाजार पूर्ति होती है। तो बाजार मांग और बाजार पूर्ति दोनों जहां बराबर होती हैं वहां पर बाजार क्या होता है, संतुलित हो जाता है। बाजार संतुलन को मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत या मूल्य निर्धारण का मांग व पूर्ति सिद्धांत भी कहा जाता है। बाजार जो संतुलन है उसे क्या कहते हैं, मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, क्योंकि मांग और पूर्ति के संतुलन के द्वारा ही क्या होती है, मूल्य निर्धारित होती है। मूल्य निर्धारण का मांग व पूर्ति सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति का जहां संतुलन हो जाता है वहां मूल्य निर्धारित हो जाती है। आगे बच्चों समझ में, आगे देखते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि तराजू में दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर, मांग और पूर्ति। तो वहां पर हमारा बाजार संतुलित हो जाता है। ठीक है, आगे है मांग व पूर्ति का संतुलन। मांग पक्ष के अनुसार वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य की उच्चतम सीमा होती है। हमने जब चैप्टर 2 पढ़ा था तो हमने जाना था कि एक क्रेता जो होता है एक वस्तु की वह मूल्य देना चाहता है जो कि उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। हमने पढ़ा था ना, P बराबर क्या हो, MU हो। क्रेता के अनुसार वो अपनी सीमांत उपयोगिता है, जहां पर उसे अधिकतम सीमांत उपयोगिता मिलेगी तो वो उसके हिसाब से क्या देगा, कीमत निर्धारित करेगा। ठीक है, यदि हम पूर्ति पक्ष को देखते हैं, यदि हम विक्रेता को देखते हैं तो विक्रेता क्या करता है, एक वस्तु की कीमत कम से कम इतनी निर्धारित करता है कि उसकी सीमांत लागत के बराबर हो। P बराबर क्या हो, MC हो।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो हम दोनों पक्षों को देख रहे हैं। मांग पक्ष के अनुसार P बराबर क्या होनी चाहिए? सीमांत उपयोगिता के बराबर। और जो पूर्ति पक्ष है उनके अनुसार क्या होनी चाहिए? P सीमांत लागत के बराबर। पूर्ति पक्ष के अनुसार वस्तु की सीमांत लागत उसके मूल्य की निम्नतम सीमा होगी। ये इसकी निम्नतम सीमा और ये इसकी उच्चतम सीमा। अब कीमत वहां निर्धारित होगी जहां जो उसकी उच्चतम सीमा है वो भी पूर्ति हो जाए और जो पूर्ति पक्ष की जो निम्नतम सीमा है उसकी भी पूर्ति हो जाए, अर्थात दोनों बराबर हो जाए। वस्तु का मूल्य मांग और पूर्ति पक्ष की सीमाओं के बीच उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। जहां मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों की जो सीमाएं हैं, उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा के बीच निर्धारित होगी क्या? वस्तु की कीमत। अर्थात क्या होगा? P बराबर MU बराबर MC। हमको तीनों को बराबर करके चलना होगा, तभी हमारी कीमत निर्धारित होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि क्रेता कम से कम मूल्य चुकाना चाहता है, विक्रेता अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। अतः वास्तविक कीमत वहां जहां क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो गए। ये हमने बार बार चर्चा की है कि क्रेता क्या करना चाहता है? कम से कम कीमत देकर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, जबकि विक्रेता अधिक से अधिक कीमत वसूल कर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? क्रेता का उद्देश्य तो अधिकतम संतुष्टि है, जबकि विक्रेता का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ है। तो दोनों को ही क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए, तभी तो बाजार की कीमत निर्धारित होगी। तो बाजार कीमत वहां निर्धारित होगी जहां क्रेता और विक्रेता दोनों संतुष्ट हो। क्रेता को तो अधिकतम क्या हो? संतुष्टि प्राप्त हो और विक्रेता को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, तो कहां पर होगी? D बराबर S, जहां मांग और पूर्ति दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। साम्य बिंदु पर निर्धारित जो कीमत है वो कहलाती है साम्य कीमत या संतुलन मूल्य। जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं, हम बना के भी देख लेते हैं। ये हमारा है बाजार मांग वक्र, ये हमारा है बाजार पूर्ति वक्र। ये दोनों जहां बराबर होते हैं वहां पर हमारी ये ई बिंदु हमारा है संतुलन। यहाँ निर्धारित होती है कीमत और यहाँ निर्धारित होती है मात्रा। तो ये जो कीमत निर्धारित होती है मांग और पूर्ति के द्वारा, इसे हम कहते हैं संतुलित कीमत। ठीक है, और संतुलित कीमत के द्वारा मतलब जहां पर संतुलन होता है, निर्धारित होती है, उसे हम कहते हैं संतुलित मात्रा। यही यहाँ पर लिखा है कि साम्य कीमत पर जो निर्धारित जो मात्रा होती है वो कहलाती है साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा। साम्य बिंदु पर निर्धारित कीमत क्या कहलाएगी? साम्य कीमत या संतुलन मूल्य। और जो साम्य कीमत है उस पर जो निर्धारित मात्रा है वो कहलाएगी हमारी साम्य मात्रा या संतुलन मात्रा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया अच्छे से? इसके बाद आपके पास सारणी दी हुई है, उसके हिसाब से आप आराम से इसको बना सकते हैं वक्र को। X वस्तु की कीमत दी हुई है, X वस्तु की मांग दी हुई है, X वस्तु की पूर्ति दी हुई है। X वस्तु की कीमत 5, 10, 15, 20, 25 कीमत क्या हो रही है? बढ़ती हुई है। अब कीमत बढ़ती हुई है तो मांग क्या है? घटती हुई है। X वस्तु की 25, 22, 18, 15, 9, 6 कीमत बढ़ती हुई है तो वस्तु की पूर्ति क्या है? बढ़ती हुई है। हमने संबंध पढ़ा हुआ है ना कि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है? घटती है। कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है। तो 2, 5, 9, 15, 23, 31। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ 20 जो कीमत है उस पर 15 मांग और 15 क्या है? पूर्ति है। अर्थात 20 कीमत पर क्रेता भी क्या हो गया? संतुष्ट हो गया और विक्रेता भी क्या हो गया? संतुष्ट हो गया। और वो 20 कीमत पर 15 तो मांग करेगा X वस्तु की और 15 ही क्या होगी? पूर्ति होगी। ये संतुलित मात्रा हो गई। इसे हम इस तरीके से बना सकते हैं SSDD। तो जो कीमत है वो हमारी हो गई 20 और हमारी जो मात्रा है वो हो गई 15। ठीक है बच्चों, तो 20 कीमत पर जो मात्रा है वो कितनी है? 15 है। 20 क्या हो गई? संतुलित कीमत और 15 क्या हो गई? संतुलित मात्रा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद है बाजार संतुलन में मांग व पूर्ति में समानता स्थापित हो जाती है, अर्थात अधिमांग और अधिपूर्ति क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। ये जो हमारा बाजार संतुलन है इसमें ना तो कोई अधिमांग होती है ना अधिपूर्ति होती है। मतलब अधिमांग और अधिपूर्ति दोनों क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। यहाँ पर ना तो मांग ज़्यादा है ना कोई पूर्ति ज़्यादा है, तो यहाँ ना अधिमांग होती है ना अधिपूर्ति होती है, जिसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो यहाँ अधिमांग और अधिपूर्ति दोनों क्या होती है? शून्य होती है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में संतुलन को शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार है उसमें तो हम संतुलन को क्या कहते हैं? शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो उद्योग है उसमें
जिसमें मांग और पूर्ति के द्वारा क्या होता है, संतुलन क्या होता है, निर्धारित होता है। तो वहां पर ना तो कोई अधिमांग होती है ना कोई अधिपूर्ति होती है, इसीलिए हम उसको शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति के रूप में परिभाषित भी करते हैं। जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के समान नहीं हो, बाजार में संतुलन नहीं हो, तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी। यदि बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो जाती है, यदि बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो क्या होता है, कीमतों में परिवर्तन होता है, जिससे वापस से मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा निर्धारित हो जाती है। अर्थात कीमत परिवर्तित होती है तभी संतुलन स्थापित होता है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं पूर्ति आधिक्य क्या होता है। पूर्ति आधिक्य, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि पूर्ति अधिक होती है मांग की तुलना में, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो वो क्या होती है, पूर्ति आधिक्य। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वस्तु की मांग की तुलना में उसकी पूर्ति अधिक हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ति आधिक्य, अर्थात सप्लाई ज्यादा है डिमांड से। दूसरा है मांग आधिक्य। मांग आधिक्य क्या होता है, जब मांग अधिक हो किसकी तुलना में, पूर्ति की तुलना में, अर्थात डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो उसे हम क्या कहेंगे, मांग आधिक्य। जब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो तो मांग आधिक्य कहलाता है, अर्थात डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से। हम इसे डायग्राम की सहायता से भी देख सकते हैं बच्चों। ये हमारी हो गई है संतुलित कीमत निर्धारित और ये संतुलित मात्रा निर्धारित। ये हमारा है डी वक्र, ये हमारा है एस वक्र। ठीक है बच्चों, यदि हम यहाँ पर देखें तो ये हो गई एस तो हो गई ज़्यादा और डिमांड हो गई कम, तो इसे हम कहेंगे अधिपूर्ति की स्थिति। और यदि हम इसको देखें तो यहाँ डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो इसे हम कहेंगे अधिमांग की स्थिति। ठीक है बच्चों, तो ये अधिमांग की स्थिति, ये है अधिपूर्ति की स्थिति। तो ये क्या होता है, ये हमारे संतुलन है, ये हमारा क्या है, संतुलन है। और यदि अधिमांग की स्थिति होती है तो क्या होगा, जो कीमत है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो कीमत को के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। और यदि अधिपूर्ति की स्थिति है तो कीमत के घटने की प्रवृत्ति होगी, क्योंकि यहाँ पर कीमत यहाँ पहुँच जाएगी P और यहाँ पर कीमत यहाँ पहुँच जाएगी P1 और P2। तो अधिमांग की स्थिति में कीमत क्या है, कम, तो क्या होगी, कीमत के बढ़ने की प्रवृत्ति होगी। और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमत है अधिक, तो कीमत के घटने की प्रवृत्ति होगी और वापस कीमत यहाँ पर आ जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि अधिमांग और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमत के बदलने की प्रवृत्ति होती है, जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में शून्य अधिमांग और शून्य अधिपूर्ति होती है। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। इसके बाद है हमारा संतुलन से बाह्य व्यवहार। तो बच्चों, जो हमारे प्रारंभिक अर्थशास्त्री थे, जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री है, उनके हिसाब से जो मांग और जो पूर्ति है उसमें जो संतुलन है वो स्वतः हो जाता है। एक ऐसी शक्ति कार्य करती है कि अपना कीमतों में परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है और मांग और पूर्ति के द्वारा संतुलन स्थापित हो जाता है। इस जो शक्ति है उसको बोलते हैं अदृश्य शक्ति, और एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया था। एडम स्मिथ के समय से ही ये मान्यता रही कि जब भी बाजार में असंतुलन होता है तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ कीमतों में परिवर्तन कर देता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि कोई जादू होता है, एक अदृश्य हाथ होता है, मतलब बाजार में ऐसी शक्तियाँ होती हैं, आपस में चलता रहता है। जैसे मान लिया मांग अधिक हो गई, ठीक है, और पूर्ति क्या हो गई, कम रह गई, तो मांग अधिक होगी तो क्या होगा, जो लोग हैं जो कि बहुत अधिक मांग कर रहे हैं उनमें से कई लोग क्या करेंगे, अधिक कीमत देने के लिए क्या करेंगे, तत्पर हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें तो चीज़ नहीं मिल पा रही, तो वो कीमत को बढ़ा देंगे। अब कीमत को जैसे ही बढ़ाएंगे तो वैसे मांग मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर संतुलन स्थापित हो जाएगा। और यदि मान लिया अधिपूर्ति है, तो अधिपूर्ति में हम देखेंगे कि वस्तु की कीमत क्या होती है, अधिक होती है, तो क्या करेंगे विक्रेता, ये सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, थोड़ी सी वस्तु को कम कीमत पर बेचना चाहिए। तो यदि वो कम कीमत पर बेचेंगे तो जैसे ही कम करेंगे तो पूर्ति की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कीमतें कम पर निर्धारित हो जाएंगी। तो समझ में आ रहा है। तो किस तरीके से एक अदृश्य हाथ जो होता है, एक शक्ति होती है जिसके द्वारा बाजार में फिर से संतुलन स्थापित हो जाता है। कि ये मान्यता है कि बाजार में जब भी असंतुलन होता है, यदि अधिमांग और अधिपूर्ति होती है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में एक अदृश्य हाथ होता है जो कि कीमतों में परिवर्तन कर देता है। ये अदृश्य हाथ अधिमांग की स्थिति में कीमतों में क्या कर देता है, वृद्धि। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अधिमांग की स्थिति में कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि, और अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और अधिपूर्ति की स्थिति में क्या कर देता है, कीमतों में कमी कर देगा। ठीक है, तो इससे बाजार क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा और कीमत संतुलित हो जाएगी। अतः यह अदृश्य हाथ संतुलन स्थापित कर देगा।
आगे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हमने जाना कि बाजार संतुलन क्या होता है, जो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। इस निर्धारित कीमत को संतुलित कीमत और इस निर्धारित मात्रा को संतुलित मात्रा कहते हैं, जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। और एक अदृश्य हाथ के बारे में भी जाना कि बाजार में कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिसके द्वारा बाजार संतुलित होता है। कीमत है उसमें परिवर्तन की क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, और कीमत ही क्या करती है, संतुलित मात्राओं को निर्धारित करती है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया आपको बाजार संतुलन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फर्मों की स्थिर संख्या जब होती है तो बाजार में किस तरीके से संतुलन होता है, क्योंकि हमने ये भी जाना है कि फर्में क्या होती है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती हैं, बहिर्गमन भी करती हैं और प्रवेश भी करती हैं। लेकिन हम पहले जानेंगे कि यदि फर्म में जो है ना तो प्रवेश कर रही है ना बहिर्गमन कर रही है, अर्थात फर्मों की स्थिर संख्या है, तब बाजार किस प्रकार से संतुलित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी कॉपी में नोट करनी है, डायग्राम्स बना लेने हैं। जो यहाँ पर पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।